हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.2 से रिलेटेड और यूपी टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य नेट जेआरएफ से रिलेटेड पूरे भारत में आने वाले हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हिंदी साहित्य की श्रृंखला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। पाउड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए जो इंदू जी थे, या ऑप्शन बी राम सिंह थे, या ऑप्शन सी ये जिन्न दत्त सूरी जी थे, या ऑप्शन डी धनपाल जी थे। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राम सिंह। पाउड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। एक है जिन्न दत्त सूरी, और एक व्यक्ति का और मैं आपको बताया था, जिन्न धर्म सूरी। क्या नाम था? जिन्न धर्म सूरी। देखिए मिलता जुलता नाम है, बस एक में दत्त लगा है और एक में धर्म लगा है। तो मैं बताया था कि जिसमें धर्म लगा है, यानी कि धर्म और राजनीति की बात पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? नहीं करते हैं, मूर्ख लोग ही करते हैं। नहीं तो जो करता है वो क्या, स्थूल यानी कि धूल में मिला दिया जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने बताया था कि स्थूली भद्र रास इसकी रचना है। किनकी? जिन्न जिन्न धर्म सूरी की स्थूली भद्र रास। और जबकि जहाँ जिन्न दत्त सूरी है, जहाँ दत्त आ गया वहां पे रसायन विज्ञान से रिलेटेड आप लोग इनको याद करिएगा ट्रिक के माध्यम से। तो इनका क्या हो जाएगा? उपदेश रसायन। क्या इनकी एक रचना क्या है? उपदेश रसायन। क्या रचना है? उपदेश रसायन। क्या नाम है? उपदेश रसायन इनकी रचना का नाम है। ये जो इंदु की रचना का क्या नाम है? इनकी क्या है? परमात्म प्रकाश। मैं बताया हूँ कि इंदु से क्या होता है? इंदु किरण रश्मि सूर्य का क्या है? किरण का पर्यायवाची है। कौन? जो इंदु, यानी कि परमात्म प्रकाश। क्या नाम है? परमात्म प्रकाश इज द राइट आंसर। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, यानी कौन सी रचना है? परमात्म प्रकाश। धनपाल से मैं क्या आपको बताया था? धन की प्राप्ति करने तो क्या करते हैं हम लोग? भविष्य में रखने के लिए, यानी कि भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। इसकी इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? धनपाल। धन की पुस्तक हम लोग क्या है? भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने याद किया था इनकी रचना को। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग सम्मुख प्रस्तुत है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है वो हिंदू ही में पूछो, ताकि मैं उसका सही सही जवाब दे सकूं। ऐसा कथन जो है कौन कहने वाले हैं? कल्लू लाल है, या इंसा अल्लाह खां है, या अमीर खुसरो जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा कि इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन है? अमीर खुसरो। ऐसा उक्ति किसने कहे हैं? अमीर खुसरो ने कहे हैं। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया था। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? दो सुखने हैं, गजल हैं, खालिक बारी हैं, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन। अबुल हसन। अगर पूरा नाम पूछ दे तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। आगे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, यामुनुद्दीन। यामुनुद्दीन खुसरो था। और इनकी रचनाएं तो आप लोग जानते हैं, मैं बताया हूँ, लिख दे रहा हूँ उसके बारे में भी। क्या क्या इनकी रचना है? खालिक बारी, खालिक बारी, और क्या है? मुकरियाँ, मुकरियाँ, और क्या है? दो सुखने, दो सुखने, और क्या है? ये रचित है गजल। और हिंदी खड़ी बोली के क्या है? प्रयोक्ता या फिर जनक माने जाते हैं खड़ी बोली के। खड़ी बोली इन्हीं से ही प्रारंभ मानी जाती है। खड़ी बोली के प्रयोक्ता, प्रथम प्रयोक्ता कौन है? यही है। प्रथम प्रयोक्ता ने प्रथम बार प्रयोग करने वाले कौन है? यही है। कौन? अमीर खुसरो जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या है? 1857 से माना जाता है। 1857 से क्या है? आधुनिक साहित्य का क्या है? प्रारंभ माना जाता है, यानी कि इन्हीं से माना जाता है। यानी कि आधुनिक युग के जन्मदाता भी इनको कह सकते हैं। मुंशी इंसा अल्लाह खां की एक रचना बहुत फेमस है, रानी केतकी की कहानी। कौन है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी बहुत ही फेमस इनकी रचना है यह। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को सम्मुख प्रस्तुत है। देसी बैना सब जन मिठा, देसी भाषा में मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? सालीभद्र सूरी जी है, या फिर एचपीडी जी है, या फिर चंद्र बरदाई जी है, या फिर विद्यापति जी है। बताइए ऐसा वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन है? विद्यापति जी हैं। देसी बैना सब जन मिठा, ऐसा कहने वाले कौन है? यानी कि देसी भाषा में क्या है, जो मिठास हो और कहीं नहीं है, ऐसा कहने वाले कौन है? विद्यापति जी हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन है? एक तो कीर्तिलता है, कीर्तिलता, दूसरा है कीर्ति पताका। यह किस भाषा में या अवहट्ट भाषा में है? कीर्ति पताका यह शिव सिंह के बारे में, उनकी वीरता के लिए और उनके शौर्य वर्णन के लिए कीर्ति पताका लिखा गया, और कीर्तिलता कीर्ति सिंह के शौर्य और वीरता के लिए लिखा गया। ये दोनों लोग कहाँ के राजा थे? तिरहुत बिहार, तिरहुत के राजा थे। और इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? विद्यापति जी हैं। और इनकी एक रचना बहुत फेमस है मैथिली भाषा में, उसका नाम क्या है? पदावली। क्या नाम है? पदावली। इसी पदावली की रचना के लिए इनको क्या मैथिल कोकिल कहा गया। किस भाषा में? यह मैथिली भाषा में है। इनकी संस्कृत में भी बहुत सारी रचनाएं हैं, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी और कई इनकी रचनाएं हैं। शाली भद्रसूरी की रचनाएं कौन है? शाली गणपति की कैसी है? बाहुबली है। यानी कि शाली भद्रसूरी क्या है? बाहुबली, बाहुबली है। याद है आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से। चंद्रबरदाई की रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। यानी कि और शाली भद्रसूरी की रचना का नाम क्या था? भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली। जहां भी बाहुबली दिख जाए आंख मूंद के तुरंत शाली भद्रसूरी को लगाइएगा, बाहुबली रास। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। इतना डीपली तो बहुत, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य है या सुभाषित पद है? यानी सुभाषित संग्रह या पद का मतलब होता है अच्छे या मीठे बोल। खंड काव्य है या फिर एकार्थ काव्य है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? सुभाषित पद है। सारंगधर पद्धति क्या है? सुभाषित पद है, यानी कि मीठे मीठे बोल या वचन है, या फिर इसी को क्या है कबीर की तरह दोहा मान सकते हैं आप लोग। और इसके रचनाकार कौन है? सारंगधर पद्धति के रचनाकार कौन है? सारंगधर जी हैं, सारंगधर जी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, जो थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तुरंत इस प्रश्न का जवाब दे देगा। ऑप्शन ए है रहीम जी हैं, या ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, सुंदर दास हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं, या ऑप्शन सी है जयदेव जी हैं, या ऑप्शन डी विद्यापति जी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन है? विद्यापति जी को क्या है मैथिल कोकिल कहा जाता है। किस रचना पे कहा जाता है? पदावली पे कहा जाता है। किस रचना पे? पदावली पे। और यह किस भाषा में है? यह जो है मैथिली भाषा में है, मैथिल या फिर मैथिली भाषा, इसीलिए क्या है इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल या मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति की। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो कीर्तिलता है और एक है कीर्ति पताका है। इनके उपनाम बहुत सारे हैं, थोड़ा सा इनके उपनाम देख लेते हैं। रचनाओं के बारे में तो काफी देर से हम लोग देख रहे हैं, इनके उपनाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनके उपनाम बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इनको अभिनव जयदेव कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव। और क्या इनको कहा जाता है? खेलन कवि कहा जाता है। और क्या इनको कहा जाता है? कवि शेखर कहा जाता है। और क्या इनको कहा जाता है? कवि कंठहार कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है। और क्या इनको कहा जाता है? नव कवि कहा जाता है, यानी कि नए कवि हैं, नई नई रचनाएं करते थे। और क्या इनको कहा जाता है? दशावधान का कवि, दशावधान का कवि। और एक और इनका नाम था, क्या नाम था? पंचानन का कवि। क्या कहा जाता है इनको? पंचानन का कवि, पंचानन का कवि कहा जाता है। सुंदरदास की रचनाएं तीन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सुंदर विलास है, सुंदर नाम से ही याद रखिए आप लोग, सुंदर विलास, सुंदर भाई हैं तो सुंदरता में ही विलास करेंगे, भोग विलास में। और इनकी एक दूसरी रचना कौन है? ज्ञान समुद्र है। क्या नाम है? ज्ञान समुद्र इनकी रचना का नाम है। कौन? सुंदरदास की। तीसरी इनकी रचना का नाम क्या है? स्वप्न बोध। क्या नाम है? स्वप्न बोध नाम है। और एक और इनकी रचना हुआ करती थी, क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम? हाँ, संयोग प्रदीपिका। क्या नाम है? संयोग प्रदीपिका, संयोग प्रदीपिका, प्रदीपिका। रहीम की रचना का क्या नाम है? रहीम की रचना का नाम है बरवय नायिका भेद।
बरवय नायिका भेद। मैं बताऊंगा जब जब मैं कृष्ण भक्तिधारा राम भक्तिधारा पढ़ाऊंगा, तब मैं इनको स्वच्छंदतावादी कवियों के रूप में इनको और मीरा जी को सबको मैं बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से। थोड़ा सा बस देख लीजिए। इनकी रचनाएं का नाम मदनाष्टक है, मदनाष्टक इनकी रचना है। रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी है। और एक रचना इनकी कौन है, नगर शोभा है, नगर शोभा है। और इनकी और इम्पोर्टेंट रचना श्रृंगार सोरठा है। क्या है, श्रृंगार सोरठा, एक रचना हुआ करती थी इनका, श्रृंगार सोरठा। जयदेव की एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदेव की एक रचना गीत गोविंद, गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट यह रचना है इनकी, ये कई रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख आ रहा है, विक्रम की 7वीं शताब्दी और 11वीं तक, यानी कि कहने का मतलब जो अपभ्रंश है जो 7वीं से 11वीं सदी तक चला था, तो उसको पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है, यही पूछा गया है। पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है, यह कथन कौन है, किसने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। तब तक लगे हाथ आप लोग बता दीजिए, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को प्राकृताभास, प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। किसको, अपभ्रंश को, अपभ्रंश को प्राकृताभास कहने वाले कौन कवि, आलोचक या लेखक हैं। और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, या ऑप्शन बी है गुलेरी जी, या ऑप्शन सी है ग्रियर्सन जी, या ऑप्शन डी है धीरेन्द्र वर्मा जी। बताइए किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। मैं आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, पूरे हिंदी साहित्य में कहीं भी आपको पुरानी हिंदी शब्द दिख जाए, आंख मूंद के आप लोग गुलेरी जी पे लॉक कर दीजिए, इनको गुलेरी जी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इज द राइट आंसर। और अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, शुक्ल जी कहे हैं। कौन कहा है, शुक्ल जी कहे हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, कौन कहा है, शुक्ल जी कहे हैं। गुलेरी जी की कुछ कहानियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुलेरी जी की एक कहानी है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन इनकी एक कहानी यह है। और एक कहानी इनकी और थी, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। और एक और इनकी रचना है, उसने कहा था, उसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह 3 है, 1 2 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है। यह जो 1911 में, और दूसरी बुद्धू का कांटा 1914 में, तीसरी उसने कहा था 1915 में ये रचित है। शुक्ल जी तो जानते हैं प्राकृताभास कहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है, बताइए आप लोग। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, कौन है, चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई हैं। कितने, इसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 56 छंद का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसको कितना कितना 69 भागों में इसको बांटते हैं। कितने भाग में, 69 भागों में इसको बांटते हैं। भागों में इसी भाग को भाग न कहकर इसको क्या समय कहा गया है, क्या कहा गया है, समय कहा गया है। यानी कितने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाए। कितने, 69, कितने समय में, 69 समयों में बांटा गया है, या आप लोग कह सकते हैं 69 जो है भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। कहीं कहीं प्रश्न पुटअप हो जाता है, पृथ्वीराज रासो में जो है जो 69 भागों में बांटा गया है, भाग को क्या कहा गया है, समय, काल या वक्त, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना देगा, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समय। समय इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, समय कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा। जस्ट मैं अभी बताया, गुलेरी जी ने साहित्यिक जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की अवस्था को क्या कहे हैं। ऑप्शन ए अवट कहे हैं, ऑप्शन बी पुरानी हिंदी कहे हैं, ऑप्शन सी अपभ्रंश कहे हैं, या ऑप्शन डी देसी भाषा कहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पुरानी हिंदी। गुलेरी जी वह क्या बोले हैं, पुरानी हिंदी। शुक्ल जी क्या बोले हैं, प्राकृताभास हिंदी। शुक्ल जी क्या बोले हैं, शुक्ल जी प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास। प्राकृताभास किसने कहा है, शुक्ल जी कहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। बताइए कौन सी रचना है जिसमें अपभ्रंश का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन ए पोम चरियु, या ऑप्शन बी है पाउर दोहा, या ऑप्शन सी है भविष्यत कहा, या ऑप्शन डी है चित्रावली। तब तक कमेंट बॉक्स आप लोग बताइए, पोम चरियु किसकी रचना है, पाउर दोहा किसकी रचना है, और बताइए भविष्यत कहा किसकी रचना है, और बताइए चित्रावली किसकी रचना है।
बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अपभ्रंश में कौन नहीं है, चित्रावली। मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ, भूलेगा नहीं। चित्र कौन बनाते हैं, उस्मान चाचा। कौन, उस्मान चाचा। कौन चित्र बनाते हैं, उस्मान चाचा। यानी कि उस्मान की यह जो रचना है, इनकी रचना है, उस्मान की रचना है। और यह किस भाषा में है, यह अवधी भाषा में है। और सब किस भाषा में, यह सब पौम चरियु भविष्यत का और पाहुड़ दोहा किसकी भाषा में है, अपभ्रंश में। और यह किस किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। इसकी रचना काल कब है, यह चित्रावली का रचना काल है 1613 ईस्वी में। कब, 1613 ईस्वी में। जबकि इन सबों का क्या है, 600-700, यानी सब को सब आदिकाल से रिलेटेड है। पौम चरियु, स्वयंभू की, पाहुड़ दोहा किनकी है, राम सिंह की। और भविष्यत का धनपाल जी की। ये सब मैं आप लोग को आदिकाल में यही सब पढ़ाया हूँ। चित्रावली के बारे में नहीं, एक बार भी देखिए, कोई वीडियो में नहीं अब तक पढ़ाया हूँ चित्रावली के बारे में। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और मैं पौम चरियु और पाहुड़ दोहा भविष्यत का के बारे में बता चुका हूँ। तो यह क्या आदिकाल में अपभ्रंश से ही रिलेटेड आता है। और ये सब कहाँ की, यह सब चित्रावली हो गया, ये सब क्या है, सब उधर रीतिकाल से रिलेटेड ये सब किताबें हैं, यानी कि रचनाएं। पौम चरियु किसकी रचना है, स्वयंभू की। इनको स्वयंभू को। आप बताइए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाला कौन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। भविष्यत का की रचना किनकी है, धनपाल की। यानी भविष्य में क्या चाहिए, धन चाहिए, यानी कि धनपाल जी की है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, राम सिंह की है, राम सिंह की। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद आप लोग रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित्र के लेखक कौन है, बताइए। विशुद्ध चरितावली के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। माधव प्रसाद जी हैं, या सुखदेव बिहारी मिश्र जी हैं, या केशव प्रसाद मिश्र जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, माधव प्रसाद मिश्र। कौन, माधव प्रसाद। सबसे शुद्ध यहाँ पे ऐसे याद रखिए, शुद्ध कौन है, माधव है। कौन है शुद्ध, माधव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर लोग बढ़ चलते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। अभी मैं जस्ट पीछे बताया हूँ, जो व्यक्ति ध्यान से देखा होगा बता ले जाएगा। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, अब्दुल रहमान, या फिर अबुल कलाम, या मलिक मोहम्मद, या अबुल हसन। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अबुल हसन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यामुनुद्दीन यामुनुद्दीन खुसरो, इनका क्या पूरा नाम है। मूल नाम पूछ दे तो अबुल हसन मूल नाम है, पूरा नाम पूछ दे या वास्तविक नाम तो या अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये सब के लिए क्या बहुत ही फेमस है। इनको हिंदुस्तान का तूती कहा जाता है। और इन्होंने खुद कहा है कि अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदू ही भाषा में पूछे, ताकि मैं उसका सही सही जवाब दे सकूं। इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर लोग बढ़ चलते हैं। इनको खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। जस्ट मैं बताया हूँ कि इनको राजशेखर, नव कवि, खेलन कवि, दशावधान का कवि किसको कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है, या विद्यापति को कहा जाता है, या चंद्रबरदाई को कहा जाता है, या जगनी को कहा जाता है। मैं जितना ब्रीफली डीपली कराता हूँ उसको बस आप ध्यान से देख लीजिए, तो आगे के सारे प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, विद्यापति इज द राइट आंसर। कौन, विद्यापति। विद्यापति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्यापति के बारे में, इनकी मूल रचनाएं 3 हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनकी मूल रचना एक तो कीर्तिलता है, कीर्तिलता। एक है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और एक है इनकी पदावली। ये 3 मूल रचनाएं की मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं। इसी पदावली के लिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, या मैथिली भाषा में है। इतना तो आप लोग को जवानी यानी कि मुंह पे एकदम याद होना चाहिए। कीर्तिलता किसके किसके जो है जीवन चरित्र या फिर किनके शौर्य वर्णन के लिए, वीरता के लिए लिखा गया, कीर्ति सिंह के, कीर्ति सिंह के। और कीर्ति पताका शिव सिंह के, इनके शिव सिंह के। ये दोनों लोग कहाँ के, तिरहुत के राजा हुआ करते थे। तिरहुत, तिरहुत कहाँ है, बिहार में। तिरहुत के राजा हुआ करते थे। इनके विद्यापति क्या थे, दरबारी कवि थे। क्या थे, दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या क्या कहा है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है, जातीय कवि, जातीय कवि कहा है।
हर प्रसाद शास्त्री ने इनको क्या कहें, इनको हर प्रसाद शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री जी इनको क्या बोले हैं, हर प्रसाद शास्त्री जी इनको कहते हैं पंचदेवोपासक, पंचदेवोपासक इनको बोलते हैं। और इनको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो इनकी एक रचना है पदावली, ये वाली रचना, इसमें जो इनकी शैली है उसको क्या कहते हैं जानते हैं, नागिन की लहर कहते हैं। क्या कहते हैं, नागिन की लहर। नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट। पदावली की शैली को, पदावली की शैली को कौन कहते हैं, निराला जी, निराला जी। निराला जी क्या कहते हैं, नागिन की लहर। इनकी सारी रचनाएं कैसी हैं, इनकी जो सारी रचनाएं शैली है, यानी कि पदावली की नागिन की लहर की तरह है, नागिन की लहर कहते हैं। इनका उपनाम तो आप लोग जानते हैं, क्या नाम है, एक तो यहाँ से राजशेखर, और क्या क्या उपनाम है, सारे उपनाम को भी मैं यहीं पे देख लेता हूँ, इनके सारे उपनाम को सारे मैं इनको यहीं पे देख लेता हूँ। सारे उपनाम इनको क्या क्या कहते हैं, कवि शेखर कहते हैं, कवि शेखर कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं, अभिनव, एक बार और मैं यहीं बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कंठस्थ हो जाए, अभिनव जयदेव कहते हैं। कीर्ति सिंह यह नाम दिए थे, अभिनव जयदेव। और क्या इनको कहते हैं, कवि शेखर हो गया, और क्या कहते हैं, कवि कंठहार कहते हैं, कवि कंठहार। और क्या इनको कहते हैं, और इनको कहते हैं नव कवि, नव कवि कहते हैं। और क्या कहते हैं, खेलन कवि, खेलन कवि इनको कहते हैं। और क्या कहते हैं, दशावधान का कवि, दशावधान का कवि। और क्या कहते हैं इनको, पंचानन का कवि। और क्या कहते हैं, पंचानन का कवि इत्यादि इनके क्या है, उपनाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। स्वयंभू को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? मैं जस्ट अभी बताया हूँ। ऑप्शन ए विजय सिंह सूरी, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है जायसी, या ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर्तिलता व कीर्ति पताका, पदावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, सब रचनाओं के लेखक कौन है? विद्यापति जी हैं। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यापति को? मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी जो संस्कृत में कौन कौन रचनाएं हैं? गंगा वाक्यावली है, सर्वस्व सार है, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, और एक कौन है, भू परिक्रमा है, और पुरुष परीक्षा है, विभाग सार है, लिखनावली है, इत्यादि इनकी रचनाएं किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और हट भाषा में इनके दो रचनाएं थी, कौन कौन? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में एक इनकी रचना थी, कौन? नहीं, दो थी, एक तो गोरक्ष विजय थी और एक पदावली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है चंद्र बरदाई, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है हेमचंद्र। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। हेमचंद्र की पुस्तक का नाम क्या है? हेमचंद्र की पुस्तक का नाम सिद्ध हेमचंद्र, क्या नाम था? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इनकी है, हेमचंद्र की है। और इनकी एक रचना कौन थी? एक और इनकी रचना थी देसी नाम माला, देसी नाम माला। इनकी क्या है रचना? बहुत ही फेमस यह रचना है। और इनकी दो रचनाएं और हुआ करती थी, एक कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित्र, और इनकी एक और रचना थी योग शास्त्र। क्या नाम है? योग शास्त्र। पूरा मैं इतना डीपली करा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई इतना डीपली नहीं कराता होगा। और भी इनकी अन्य रचनाएं भी थोड़ा एक दो ठो देख लेते हैं। एक तो छंदोनुशासन, छंदोनुशासन, इतना डीपली कोई नहीं यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता होगा। और एक है प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण इनकी रचना है। इतनी रचनाएं किनकी है? हेमचंद्र की है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अमीर खुसरो के बारे में तो जानते हैं, गुरु है निजामुद्दीन औलिया। कौन गुरु हैं? निजामुद्दीन औलिया थे। और उनकी मृत्यु पर इन्होंने कहे थे
गोरी सो सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रहन भये चौदेश। कौन कहे? अमीर खुसरो कहे। अमीर खुसरो को क्या है? खड़ी अमीर खुसरो को अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जन्मदाता कहा जाता है। और इनको पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि क्या है, बहुत फेमस है। विद्यापति के बारे में बताया हूँ, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, सर्वसुसार, पुरुष परीक्षा, इनकी रचनाएं हैं। चंद्रबरदाई की तो आप लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, यानी कि आदिकाल में क्या नहीं रहा, यानी उपेक्षित का मतलब क्या, हम लोग क्या नहीं रहा, ये कहने का मतलब है। सामाजिक चेतना नहीं रही आदिकाल में, या आश्रयदाता की प्रशंसा नहीं रही, या धार्मिक चेतना नहीं रही, या राष्ट्रीय चेतना नहीं रही। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या? राष्ट्रीय चेतना नहीं रही। यानी कि आदिकाल के जो राजा महाराजा क्या करते थे, अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़ाइयाँ लड़े, न कि पूरे भारत के लिए। क्या? अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़े। इसलिए क्या, राष्ट्रीय चेतना का क्या रहा, आदिकाल में अभाव रहा। लड़ाइयाँ तो लड़े, वीरता तो थी, लेकिन वो अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़े, ना कि पूरे भारत के लिए। इसलिए क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? राष्ट्रीय चेतना नहीं रही। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। आदिकाल के काव्यों की प्रधानता क्या थी, यानी आदिकाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता था? प्राकृत भाषा पाई जाती थी, या फिर पाली भाषा पाई जाती थी आदिकाल में, या डिंगल पिंगल पाई जाती थी, या खड़ी बोली पाई जाती थी। डिंगल का मतलब क्या होता है? डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश के साथ, क्योंकि आदिकाल में जानते हैं अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता था, तो अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा आ जाती थी, तो उसको क्या, डिंगल कहा जाता था। यानी कि राजस्थान जानते हैं ज़्यादा राजे रजवाड़े हुआ करते थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब लोग क्या है, राजस्थान से रिलेटेड है। एक से एक वीर योद्धा, यानी कि जहाँ वीर गाथा से यानी वीरता से रिलेटेड आ जाए, यानी कि वीरता से रिलेटेड, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिंगल। और पिंगल का मैं आप लोग को ट्रिक बताया हूँ। पिंगल का मैं क्या ट्रिक बताया हूँ? प से होता है प्रेम और प्र से होता है पिंगल, यानी कि इसमें क्या है, अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा आ जाए। ब्रज से कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण जी किससे हैं? प्रेम से रिलेटेड है, प्रेम गोपियों से रिलेटेड है, यानी कि ब्रज भाषा आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंगल कहा जाता है। अब प से होता है प्रेम और प से होता है पिंगल। ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से आप लोग। आदिकाल में सबसे ज़्यादा क्या था? वीरता तो थे, उसी के साथ क्या था, प्रेम भी था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें भी डिंगल पिंगल हो गया। और पाली किस भाषा से रिलेटेड थी? पाली जो है बौद्धों से रिलेटेड थी, बौद्ध भाषाओं से रिलेटेड थी, बौद्धों से। प्राकृत किससे रिलेटेड थी? जैन से रिलेटेड थी, जैन धर्म से। और खड़ी बोली को जानते हैं, खुसरो से, अमीर खुसरो से स्टार्ट प्रारंभ मानी गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्लड़ हत दय चली गजन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? यानी कि इस पंक्ति का कहने का मतलब है कि पुस्तक जल्लड़ के हाथ में देकर कौन राजा चले गए, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनका आधा अधूरा जो है क्या, रचना जो है अपने पुत्र को दे दिए, और उनके पुत्र जल्लड़ ने क्या किया, उस रचना को पूरा किए। इसी पंक्ति कहने का यही आशा है। तो बताइए वह कौन से राजा थे, यानी किससे संबंधित है, पूछा गया है। नरपति नाल से संबंधित है, या विद्याधर से रिलेटेड है, या चंद्रबरदाई से रिलेटेड है, या जल्लड़ से रिलेटेड है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन? चंद्रबरदाई। और कौन सी वह पुस्तक थी जो अधूरी थी? उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है, अधूरी रचना थी। इसको इन्होंने, यानी कि चंद्रबरदाई के पुत्र कौन थे? इनके पुत्र जल्लड़ थे। कौन थे? जल्लड़। यहीं से क्या है, यहीं थे जल्लड़ जी। कौन थे किनके पुत्र? चंद्रबरदाई के क्या थे, पुत्र थे। क्या थे? पुत्र। और इनकी मृत्यु के समय क्या, पृथ्वीराज रासो अधूरी रह गई, तो उसको पूरा करने का कार्य किसने किया? जल्लड़ ने किया। इसमें मैं बताया हूँ कितने प्रकार का छंदों का प्रयोग किया गया, 68 छंदों का, और 69 भागों में क्या इसको बांटा गया। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पृथ्वीराज रासो को क्या माने थे? इसको माने तो कि क्या है, यह क्या है, सुखसुखी संवाद के रूप में लिखा गया काव्य है। सुखसुखी संवाद के रूप में लिखा गया काव्य है। ऐसा किसने माने थे? ऐसा एचपीडी ने माने थे। कौन? एचपीडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा क्या था, माने थे। और बच्चन सिंह क्या कहते थे कि पृथ्वीराज रासो क्या है, राजनीतिक काव्य है। क्या है? राजनीतिक महाकाव्य है। देखिए पहले तो व्याकरण की दृष्टि से राजनैतिक नाम का कोई शब्द नहीं होता है। जो ये राजनैतिक लोग ऐसे लिखते हैं,
यह जो कोई शब्द ही नहीं होता है, यह गलत शब्द है, राजनीतिक होता है। क्या होता है? राजनीतिक। तो क्या माने? राजनीतिक महाकाव्य माने। क्या माने? राजनीतिक महाकाव्य। महाकाव्य ऐसा किसने माने? बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने। पूरा मैं डीपली ब्रीफली मैं करा दे रहा हूँ, इससे बाहर का क्या आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं दिया है, यहीं थोड़ा ध्यान दिया करिए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। भरतेश्वर बाहुबली रास में यानी कि बाहुबली आ गया, तो बाहुबली कौन थे? गणपति की साली। तो साली है ना, साली भद्रसूरी, बिल्कुल सही है। पूछा है कौन? गलत है। रेवती किसकी है? विजय की। रेवती किसकी पत्नी है? विजय की। ऐसे मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। रेवंत गिरिराज, विजय सेन सूरी, यह भी सही बात है। मैं बताया हूँ कि रेवती की किसकी पत्नी है? विजय की। ऐसे ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हूँ, ऐसा कोई बात है नहीं, जबकि सच में ऐसे मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। और स्थूली भद्ररास, यानी कि स्थूली का मतलब हो गया धूल, यानी कि स्थूल में कौन मिला देता है? यानी कि जिन्न धर्म सूरी, यानी कि धर्म की बात ना किया, यहाँ पे दत्त बात कर दिया, यानी संजय दत्त वाला है ना, दत्त, इसे याद रखिएगा। संजय दत्त रसायन से याद रखिएगा, संजय दत्त वाला यहाँ पे दत्त है नहीं, जबकि इसका होना क्या चाहिए? जिन धर्म सूरी की होनी चाहिए। देखिए यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जिन धर्म सूरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया क्या? जिन्न दत्त सूरी। जबकि जिन्न दत्त सूरी का क्या नाम? कौन सी रचना थी? कोई रसायन करके थी ना, रसायन। वो रचना इनकी किनकी? दत्त जी की। और इनका क्या है? तो ये गलत हो जाएगा, जिन दत्त सूरी नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? जिन धर्म सूरी। क्या हो जाएगा? जिन धर्म सूरी, जिन दत्त सूरी नहीं हो जाएगा। जब अच्छा हाँ याद आ गया, इनकी रचना जिन दत्त सूरी की रचना कौन थी? उपदेश रसायन रास। क्या नाम था? उपदेश रसायन रास। इनकी यह रचना याद रखिएगा आप लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपदेश रसायन रास इनकी जिन दत्त सूरी की रचना थी। और इनकी स्थूली भद्ररास की रचना कौन है? जिन्न धर्म सूरी की रचना क्या है? स्थूली भद्ररास। और चंदन बाला रास तो मैं बताया हूँ कि आसगू जी की रचना है। 1 2 3 1 2 3। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग थोड़ा देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। इसी तरह मैं छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को सब कुछ याद करा दूंगा। रणमल्ल छंद के रचयिता कौन है? बताइए। रण यानी कि जो युद्ध की भूमि, इसको ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगा। भट्ट केदार हैं, या फिर जो हिंदू हैं, या मधुकर कवि हैं, या श्रीधर पाठक जी हैं? बताइए रणमल छंद के लेखक कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? रणमल छंद के लेखक कौन है? तो बताइए भट्ट केदार के जो है पुस्तक का नाम क्या है? मधुकर कवि के पुस्तक का नाम क्या है? जो हिंदू के पुस्तक का नाम क्या है? श्रीधर पाठक के पुस्तक का नाम क्या है? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रीधर। यानी कि क्या है? रण में क्या हो गए? धराशायी हो गए हैं। क्या हो गए? धर से धराशायी हो गए। क्या हो गए? रण में क्या हो गए? पहले युद्ध होता था ना, राम रावण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड, तो क्या हो गया? युद्ध में क्या धर हो गए हैं, धराशायी हो गए। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रणमल छंद किसकी पुस्तक है? श्रीधर की। जो हिंदू की पुस्तक का नाम क्या है? परमात्मा प्रकाश। में बताया कि हिंदू से क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, तो परमात्मा प्रकाश हो गया। परमात्मा प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। अब भट्ट केदार कौन है? मधुकर कवि के पुस्तक का नाम क्या है? मधुकर कवि के पुस्तक का नाम क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका। जस चंद्रिका। यह किनकी रचना है? मधुकर कवि की। किनके? मधु की। यहाँ पे याद रखिए होता है चंद्रिका। चंद्रिका मतलब होता है अंगूठी या अंगीठी, और वो पंथी कौन है? मधु पंथी है। क्या पंथी है? अंगीठी, यानी चंद्रिका। याद रखिएगा आप लोग। यानी कि ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। मधु को किसने पहनाया? मयंक ने। क्या पहनाया? चंद्रिका, यानी अंगूठी पहनाया, चंद्रिका पहनाया। भट्ट केदार यानी कि भट्ट केदार की पुस्तक का नाम क्या है? जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश। यहाँ भी प्रकाश है, यहाँ भी प्रकाश है, याद रखिएगा थोड़ा। यहाँ पे क्या है? जयचंद्र, यानी कि जो भटकते कौन है? यहाँ से दिया भटकते, भटकते कौन है? जो क्या है? जो जयचंद्र होते हैं। जयचंद्र क्या है? व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है। जयचंद्र का मतलब होता है जो धोखा देने वाला होता है। जैसे कि रावण के भाई ने धोखा दिया रावण को, तो क्या है? जयचंद्र कहा जाता है। तो इस जयचंद्र का मतलब होता है धोखा देने वाला। व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे धोखा देने वालों क्या करते हैं? भटकते हैं। क्या करते हैं? जिंदगी भर भटकते रहते हैं। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ट्रिक माध्यम थोड़ा थोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन है? बताइए। राजेश्वर जी हैं, या समर सिंह हैं, या अनंगपाल हैं, या सोमेश्वर जी हैं?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर सिंह इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? बताइए किसने कहा है प्राकृताभास हिंदी? शुक्ल जी ने कहे हैं। किनको कहे हैं? आदिकाल के भाषा को क्या कहे हैं? प्राकृताभास हिंदी बोले हैं। इसका आशय क्या है? अपभ्रंश है या हिंदी है या प्राकृत है या पाली है? पुरानी हिंदी को प्राकृताभास किसने माना? मैं अभी जस्ट बताया शुक्ल जी ने। और पुरानी हिंदी को जो है किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना? पुरानी जहाँ शब्द आ जाए मैं बता दिया हूँ, गुलेरी जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आदिकाल में क्या लिखा जाता था? अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था। वहीं से प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। अपभ्रंश हो गया आदिकाल। हिंदी तो जानते हैं हिंदी है। पाली किन से रिलेटेड है? बौद्धों से रिलेटेड है। बौद्धों की भाषा क्या हुआ करती थी? पाली हुआ करती थी। और जैनों की भाषा क्या हुआ करती थी? प्राकृत हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। गोरा बादल की कथा के कौन किसके रचनाकार हैं? यानी गोरा बादल की कथा इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं, नरपति नाल हैं, जटमल हैं या जल्लड़ हैं? जल्लड़ के बारे में जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि पृथ्वीराज रासो को क्या इन्होंने पूरा किए? पृथ्वीराज रासो को क्या पूरा किए यानी पूर्ण किए। नर और नरपति के बारे में बताया कि नर क्या होते हैं? 20 होते हैं। बहुत 20 किस में होता है? नर में होता है, यानी कि बीसल देव रासो। नरपति नाल की पुस्तक का नाम क्या है? बीसल देव रासो है। दलपति यानी कि दल से हो गया दिल। दिल यानी कि दिल से क्या है? दिल में क्या होता है? खुमार जगता है, यानी कि खुमान रासो। ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप लोग याद रखिए। बचे कौन? जटमल, तो यहीं हो जाएंगे। गोरा बादल की कथा किन की है? जटमल की है। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या है याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तब तक आप लोग बताइए सिद्धों की संख्या कितनी है? बताइए सिद्धों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आलवारों की संख्या कितनी है? आलवार जहाँ भी मैं बताऊँ ALL आल से याद रखिएगा। यल किस नंबर का है? 12वें नंबर का है। तो कितनी हो जाएंगे? 12। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। प्रथम सिद्ध कौन है? सरापा। सरापा क्या है? प्रथम नंबर के यानी फर्स्ट नंबर के हैं। नाथों की संख्या कितनी है? 9 से 9 से नाथ याद रखिएगा। कितनी है? 9 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन है 9 में? मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाथ में 9 कौन है? एक तो नागार्जुन जी हैं, दूसरे जड़ भरत जी हैं, तीसरे हरिश्चंद्र जी हैं, चौथे सत्यनाथ हैं, 5वें नंबर पे भीमनाथ हैं, 6ठे नंबर पे गोरक्षनाथ हैं, 7वें नंबर पे चरपटनाथ हैं, 8वें नंबर पे जलंधर नाथ हैं, 9वें नंबर पे मलयार्जुन जी हैं। इतने लोग क्या है नाथों के रिलेटेड हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? जस्ट मैं अभी बताया 84 सिद्ध होते हैं। कितने सिद्धों की संख्या थी? 84। अब 84 में प्रथम नंबर पे कौन है? सरापा। किधर गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन में नरोपा, लुइपा, गोरक्षपा दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरापा। लुइपा क्या थे? यह जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं रचनाएं इनकी थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। खुमाण रासो के रचयिता कौन है? बताइए। ऑप्शन ए जगनिक जी हैं, ऑप्शन बी दलपति विजय जी हैं, या ऑप्शन सी नरपति नाल जी हैं, या ऑप्शन डी चंद्र बरदाई जी हैं। तो मैं आप लोग को बता चुका हूं जैसा कि खुमान कहाँ चलता है? खुमार दिल पे चढ़ता है, यानी दिल से हो गया दलपति जी। कहाँ गए? दलपति जी। दिल से दलपति, या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नर में क्या होता है? 20 होता है, यानी कि विसल देव रासो। विसल देव रासो। आप लोग भी ऐसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से बनाइए। छोटा छोटा ट्रिक आप लोग को याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। चंद्र बरदाई के बारे में जानते ही हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। जगनिक यानी कि जग कर खड़े कौन हो गए? जो गाजीपुर में मैं बताया था आप लोग सती जी के पति कौन हो गए? जगनिक। जगनिक को और क्या कहा जाता है? इसी को आलखंड कहा जाता है। आलखंड। इसको क्या अलाउ दल से रिलेटेड है? कौन? जगनिक। जगनिक यानी जग कर खड़े कौन हो गए? परमल दास, यानी कि परमाल रासो। परमल कौन कौन थे? सती जी के पति का नाम परमल था। इसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दलपति विजय। अगला प्रश्न है। तो साथी आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए जोश उमंग के साथ मैं फिर एक नए छोटे से वीडियोस के साथ प्रस्तुत होऊंगा।
तो अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।